बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता दिनों ब्लास्फेमी के हवाले से पाकिस्तान में कुछ केसेस हुए। उन केसेस पर अदालत ने सज़ाएं सुनाई और उन सज़ाओं के सुनाए जाने के बाद पूरी दुनिया से एक रद्द-ए-अमल आया। ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर्स सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि इसके पीछे पूरे एक एजेंडा है, एक माफिया, एक ग्रुप है। वो ग्रुप क्या कर रहा है, किस तरह से लोगों को फंसाता है, क्यों फंसाता है और भत्ते की मद में, एक्सटॉर्शन की मद में उनसे पैसे लिए जाते हैं, उन्हें ट्रैप किया जाता है। और इस हनी ट्रैपिंग में उन्होंने पूरा, इस पे ईमान मज़ारी साहिबा ने एक इंटरव्यू भी दिया हमारे एक मौक़िर जर्नलिस्ट को, और उन्होंने बताया 10-20 लाख 50 लाख रुपए तक मांगे जाते हैं और जो अदा करते हैं उस पर केस नहीं होता। इस हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में उसी ग्रोह जिन पर इल्ज़ाम है, यानी राव अब्दुल रहीम साहब को दावत दी है। राव साहब, क्या कहने आपके? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपने ये सारी चीज़ें देखी। मैं मीडिया पे आना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्योंकि आप इसमें पॉजिटिव काम करना चाह रहे हैं इसलिए मैं हाजिर हो गया। तो राव साहब, मुझे ये बतलाइए कि ये जो सब कुछ चल रहा है गुज़िश्ता 3 दिन से, तो जिस तरफ आप ट्विटर पे जाएं, फेसबुक जाएं, नूरानी साहब से लेकर और जितने बड़े बड़े आलमी जो दीगर हमारे इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट हैं जो बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, वो ट्वीटें मार रहे हैं। फैक्ट फोकस आपके पीछे पड़ गई है। ईमान मज़ारी साहिबा ने खुलेआम कह दिया कि आपने पैसे वैसे भी मांग लिए। तो क्या हकीकत क्या है? देखें, इमाम सलाहुद्दीन अयूबी साहब बड़े ज़ीरक शख्सियत रही हैं तारीख़ में, और उन्होंने कहा कि जब सारे दुश्मन इकट्ठे हो जाएं तो इसका मतलब है कि मज़ा वहीं पे आएगा, और आपकी ज़रब बिल्कुल ठीक लग रही होगी, तभी सारे इकट्ठे हुए होंगे। अब आते हैं आपकी बात पे। इनमें से कौन सा एक नाम आपने लिया, वो एंटी स्टेट एलिमेंट मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, पर्चे उस पे हुए कोई एक नाम ऐसा भी ले लेना जो पाकिस्तान का मोहब्बे वतन हो, जो मेरे खिलाफ हो। मुझे भी पता चले कि मोहब्बे वतन भी सोनिया खिलाफ हो खटक रहे हैं। साहिबा ने बाप का नाम लेकर और बताया है कि ये लोग पूरा गैंग है। एक ट्वीट उन्होंने की है बड़ी मुफस्सल, जिसमें वो धमकियाँ वमकियाँ भी और कोई जान का देखिए, मैं अफराद के, मोअज़्ज़ज़ लोगों के, कम से कम पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके सवालों का जवाब दूंगा। ठीक है। जो बंदा मेरे मुल्क का ही मुखालिफ हो, जो एंटी स्टेट एलिमेंट हो, या कोई डांसर आकर सवाल करना शुरू कर दे, तो मैं उसके लेवल पे मैं जा नहीं सकता। अगर वो आदमी कहे कि हम कपड़े उतार देंगे तो मैं कपड़े नहीं उतार रहा। मैं ऐसा मुकाबला नहीं कर रहा। राव साहब, मुझे ये बतलाइए, आप कानून की बात करते हैं। हाँ, आप कहते हैं कि कानून, आइन, अदालत, इंसाफ। तो अब ये एक बात हो रही है कि कमीशन, वफाकी हुकूमत एक कमीशन बनाए, एक इंक्वायरी कमीशन बैठे, जिसमें ये तय हो, एक मुतालबा रखा जा रहा है। तो इसमें क्या कबाहत है? अगर कमीशन बने तो क्या कबाहत है? कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए? देखिए, कमीशन इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के कानून की बात आपने की, तो पाकिस्तान के कानून के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर और अपील स्टेज पे जो केसेस हैं, अंडर ट्रायल केसेस हैं, इन्वेस्टिगेटर केसेस हैं, उनके अंदर कमीशन नहीं बनता। आप वफाकी हुकूमत ऑलरेडी पीटीआई को ये कह चुकी है उनके केसेस में कि आपके केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए हम आपका कमीशन नहीं बना सकते। तो हम ब्लास्फेमी के केसेस तो अपील में पड़े हुए हैं, तो उन पे क्यों कमीशन बन सकता है? कोई भी पैरेलल सेटअप सिर्फ ब्लास्फेमी की हद तक बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ब्लास्फेमी के मुद्दइयों को रोका जाए, उनके लिए एक अलग सिस्टम मुश्किल बना दिया जाए, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। कुछ भी आप इसका नाम ले दें, कोई बात कहें, कोई इल्ज़ाम लगाएं, हर इल्ज़ाम जूते की नोक पे, लेकिन कमीशन इन मामलात में इस बेस पे कि ये ब्लास्फेमी का केस है नहीं हो सकता। आप कहते हैं एक तरह का पैटर्न है, तो जो नारकोटिक्स के केसेस हैं उनमें तो शापर भी एक तरह का नीला रंग का निकलता है, तो उसमें कमीशन क्यों नहीं बनता? 70-80% केसेस में आप ही मुद्दई हैं ब्लास्फेमी के। आप जी 70-80% केसेस में मुद्दई आप ही हैं ब्लास्फेमी के। 3400 दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA ने बताई कि उनके पास आई। ठीक है। उन 3400 केसेस में जो हमारे तमाम मुल्क में चले जाते हैं, जो वकला केसेस कर रहे हैं जिनसे हमारा राब्ता है, वो तो मेरे ख्याल में कोई मैक्सिमम भी अगर उसमें मुल्ज़म होंगे तो वो 200 से 250 लोग होंगे। ईमान मज़ारी साहिबा ने बताया आप कहते हैं 800 लोग हैं, तो फिर इसका मतलब हम उनके 70% तो नहीं हुए। हमारे पास जो केसेस हैं उनके मुताबिक 700 केस हैं जो मेरे
राब्ते में वकला हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर से। मैं ये बात नहीं कर रहा मैं कितने केसेस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर से। वो तो 200 से 250 मुलजमों के खिलाफ वकील हैं, तो ये कैसे मैं 75% केसेस का मुद्दई बन गया? मेरे मुद्दयत में आप बात कर रहे हैं तो मेरी मुद्दयत में एक मुकदमा दर्ज हुआ, एक FIR दर्ज हुई, एक दरख्वास्त मैंने दी, वो ऑलरेडी कहीं पे FIR दर्ज थी, उसमें मर्ज हो गई। तो इसके अलावा मैं तो किसी केस का मुद्दई नहीं हूँ ब्लास्फेमी के। अब आप दूसरा इशू आ जाता है, आता हूँ एक्सटॉर्शन पे भी, कि जनाब एक ही मुद्दई बार बार क्यों है? मैं अभी आपको एक मोबाइल में दिखाता हूँ, एक गलीज आदमी है, उसने मुझ पे ब्लास्फेमी भेजी है कल। मुझे बताएं उस पर मैं क्या करूँ? मैं उसको गोली मार दूँ? मुझे कानून ये कहता है कि मुझ पे 100 दफ़ा भी अगर किसी ने ब्लास्फेमी भेजी तब भी मुझे FIA जाके पर्चा कटवाना है जी। तो मैं कानून पसंद शहरी हूँ, मैं उन जैसा गिर तो नहीं सकता, मैं अपने मुल्क का अमन तो नहीं ख़राब कर सकता, मैं अपने घर को तो नहीं उजाड़ सकता, मैं अपनी नस्लों को तो नहीं उजाड़ सकता, तो मैंने तो FIR ही दर्ज करवानी है ना। राव साहब, ये FIR दर्ज करना, इस पे हम बात करते हैं। ये जो सबसे बड़ा एलिगेशन जो एक्सटॉर्शन वाला है, काइंडली इसको देखिए, मैंने इंट्रो में भी बताया, ये इल्ज़ाम बहुत बड़ा नाम है ईमान मज़ारी साहिबा, और दूसरी तरफ आसमा जहांगीर साहिबा की बेटी मुनीज़ जहांगीर साहिबा, उनके ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन हुआ, शायद आपकी तरफ से चली हुई है ये, क्या वो बड़ा सहाफ़ी कम्युनिटी भी इकट्ठी हो चुकी है और कोई स्टेटमेंट भी आ गई है? एक तरफ बार आ गई है, एक तरफ जर्नलिस्ट आ गए, इधर बार पूरी आपको डिफेंड कर रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखें ये थोड़ा सा इसको प्लीज़। मैंने मुनज़्ज़ा जहांगीर साहिबा का इंटरव्यू या वो जो प्रोग्राम था वो परसों देखा, मुनीज़ जहांगीर साहिबा, मुनीज़ जहांगीर का। मुझे इससे पहले उस प्रोग्राम का भी नहीं पता था, और उन्होंने जो कुछ कहा वो सारा झूठ पे मबनी है। उनके खिलाफ कंपेन मैंने क्या शुरू करनी थी? मैंने आज तक किसी के खिलाफ कंपेन शुरू नहीं की। ठीक है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। आप कहते हैं कि जी बार मेरे साथ है, और वो एक लेटर हमने देखा है। देखें बिल्कुल बार का मेरी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी है, मेरी गुडविल होगी, मैंने तो उनको नहीं कहा। उनकी मेहरबानी है, वो मेरे भाई हैं बड़े, कि वो जहाँ जहाँ बैठे हैं वो खुद निकाल के लेटर अगर भेज रहे हैं मेरे फेवर में या मेरी काज की फेवर में, तो मैं उनका एहसानमंद भी हूँ, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। अल्लाह उन्हें और दर्जात बुलंद करे। लेकिन इसी तरह आपने सहाफ़ियों पे तो एतराज़ नहीं किया कि उन्होंने ना हक़ाइक़ देखे, ना ये देखा कि मुल्की कवानीन के ख़िलाफ़ कोई प्रोग्राम हो रहा है, मुल्की अदलिया की डायरेक्शन के खिलाफ कोई प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो सारे उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि आप साफ़ी हैं इसलिए आपको वो बात बुरी नहीं लगी। पीका एक्ट के पे आता हूँ। पीका एक्ट देखें ना, रियासत पाकिस्तान भी इस नतीजे पे पहुंची कि किसी शख्स की तौहीन नहीं करनी चाहिए। ये बात तो मैं पिछले 4 सालों से कह रहा हूँ कि किसी की तौहीन बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, किसी को इजाज़त नहीं किसी दूसरे की तौहीन करने की। लेकिन अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों की तो तौहीन नहीं होनी चाहिए, सियासी लीडरों की तो तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी इदारों में बैठे हुए अफसरों की तो तौहीन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन होने दें, जो जिनका मुकाम क्या है? ये तो इस धरती के लीडर हैं ना, जिनको घर के लोग नहीं जानते होंगे, वो सरकार दो आलम है, 2 आलिम के लीडर हैं, तो उनकी तौहीन, उनकी कंटेम्प्ट कैसे बर्दाश्त की जा सकती है? उनकी के लिए पीका क्यों नहीं है? नहीं लगना चाहिए, लेकिन जो तौहीन कर रहा है उस पे लगे ना। यहाँ कहा यह जा रहा है कि ये एक्सटॉर्शन के मामला 10-20 लाख 50 लाख रुपए, ये ईमान मज़ारी साहिबा ने कैमरे पे कहा है, पब्लिकली कहा है। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात कह रहा हूँ, 10-20-50 लाख काटते हैं, 10-20-50 रुपए भी अगर किसी से भत्ता लिया गया। आपने फैमिली से पैसे नहीं लिए? अगर मेरा सवाल तो पूरा हो रहा है ना। फैमिली से, मुल्ज़मों से, मुल्ज़मों के सहूलतकारों से, खुद इन लोगों से जो बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये जो 57 NGOs आ गई हैं मैदान में, इन 57 NGOs से किसी वकील ने जो ब्लास्फेमी का केस कर रहा है, वो कोई भी है, मैं सब वकीलों को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है, किसी वकील ने उनसे पैसे मांगे हों, मैंने पैसे मांगे हों, इवन किसी केस के मुद्दई ने उनसे पैसे मांगे हों,
तो आप उनको बुलाइएगा, पर्चा यहीं दीजिएगा, यहीं एडमिशन होगा, यहीं सब कुछ होगा, एविडेंस मंगवा लें सिर्फ। मैंने आज ईमान मज़ारी साहिबा अच्छा। से भी रब्ता किया है और उनसे ये उनके सामने सवालात रखे हैं, बल्कि उन्हें मैंने वॉइस नोट भी किया है, तहरीरी तौर पे भी भेजा है। तो ईमान मज़ारी साहिबा, आपके लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, जैसे राव अब्दुल रहीम साहब ने फरमाया। देखिए वो वकील हैं, उनका जो भी है, तो आपकी कम्युनिटी की है ना? जी जी, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। और अगर किसी प्रोग्राम में उनके बारे में मुझे मेरे मुंह से कोई कुछ निकली तो मुझे वो उस पर शर्मिंदगी होगी, ठीक है, हुई है। तो मुझे अगर वो किसी भी लेवल पे इल्ज़ाम लगाएं, ये उनका ज़रफ़ है, मुझे उन पे इल्ज़ाम नहीं लगाना। चलें, ये एक बहुत अच्छी बात है, बड़ा पॉजिटिव आपने मैंने अपने मुल्क को बचाना है, मैंने किसी पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी, मैंने आग लगानी नहीं है, मैंने आग बुझानी है। ठीक है। अच्छा, आपका दूसरा था कि मैं क्या करता हूँ कि धमकियाँ देता हूँ। जी, आप जजेस को धमकियाँ, मुल्ज़िमान को धमकियाँ, एक्सटॉर्शन, मैं मतलब जो ये चीज़ पब्लिक डिस्कस कर रही है आज तक, ये एक्सटॉर्शन, उन्होंने कहा कि मैंने पेमेंट लेके किसी बंदे को छोड़ दिया होगा, कोई एक आदमी ले आए। ठीक है, ये तो आगे एविडेंस आ सकती है ना? जी जी बिल्कुल। कोई एक दरख्वास्त बता दें 3400-3500 दरख्वास्तों में जिसमें किसी मुद्दई ने कहा हो कि मैं पैरवी नहीं करता। कोई एक केस दिखा दें जिसमें किसी मुद्दई ने या हमने जाके कहा हो कि इसकी ज़मानत कर दें। कोई एक दरख्वास्त दिखा दें जिसमें कोई बंदा डिस्चार्ज हो, बरी हो, कोई और ऐसा इशू हो जिससे पेमेंट ली गई है। तभी पेमेंट लेंगे ना, कोई बेनिफिट होगा। पागल तो नहीं होगा कि कोई हमें वैसी पेमेंट अपने खिलाफ केस करने के लिए दिया जा रहा है। एमपीओ का भी सादा सा पर्चा हो, हम वकील करने जाते हैं, वो 1,50,000 रुपये मांगता है। आप इन तमाम केसेस में फ़ीस भी नहीं लेते, ये कैसे, मतलब कैसे मैनेज हो रहा है? वो जो कहा जा रहा है फंडिंग, बैरूनी फंडिंग वाले, आप ये क्यों समझ लेते हैं कि दीन का काम करने वाला भिखारी होता है? आप ये क्यों समझते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ में खड़ा होगा उसके कपड़े फटे होने चाहिए? मैं 17 साल से झक मार रहा हूँ जी। आप तो मेरे सारे के सारे दोस्त जो भी जितने वकालत कर रहे हैं, वो कोई उसकी एक एक दिन की इनकम इतनी है कि इनको खरीद ले, तो क्या वो एक केस नहीं कर सकता? तो राव साहब अपने माँ, जो अपने हकीकी माँ बाप से भी बड़े माँ बाप हैं, उनके दिफा के लिए अजीब बात करते हैं कि जनाब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारी पॉकेट से आ रहे हैं। असल देखिए, इस पे तो कोई भी मुसलमान, कोई भी इंसान कभी भी ये नहीं चाहेगा किसी की भी इहानत, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत के बारे में तो सोचा तक नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ जो इशू है, जो बात है, वो ये आ रही है कि एक नाबीना मुल्ज़िम है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ आपको, एक बंदा है ही नाबीना, उसके ऊपर केस, अगर उसको अल्लाह ने नाबीना क्यों कर दिया, अल्लाह ने नाबीना, ये भी तो सोचे। एक आदमी अप्रैल से अगस्त तक ब्लास्फेमी शेयर कर रहा है, ठीक है, मैं बहुत सी चीज़ें, हमारा ट्रायल चल रहे हैं, हमें नहीं बतानी है, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। एक आदमी अप्रैल से लेके अगस्त तक, अगस्त के भी महीने में ब्लास्फेमी कर रहा है। जी, वही नाबीना आदमी। वो नाबीना आदमी मोटरसाइकिल चला सकता है, वो नाबीना आदमी लकड़ी की सीढ़ी पे ऊपर चढ़ सकता है, वो नाबीना आदमी वेल्डिंग कर सकता है। इसके सबूत हैं। वो खुद कह रही हैं कि जी उसमें वेल्डिंग का जर्रा उसकी आंख में चला गया, वो तो नाबीना था, फिर कैसे चला गया? उनके डॉक्यूमेंट के मुताबिक वो अगस्त के बाद जो शेयरिंग हुई है, जो सोशल मीडिया पे उसकी तशहीर पड़ी है, उसके बाद उससे ब्लास्फेमी, इनके केस के मुताबिक उसके बाद वो नाबीना हो रहा है। और नाबीना किस लेवल पे हो रहा है, ये जब अदालत में आएंगे तो हम बता देंगे उनको किस लेवल पे नाबीना है। तो आपका कहना ये है कि कोई एक्सटॉर्शन का नहीं है, अगर है तो कोई बंदा सामने ले आए, कोई इस तरह की आप धमकी की बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ना, ये एक्सटॉर्शन अगर हुई है तो कहीं पर्चा हुआ होगा मुझ पे, ले आए, कोई दरख्वास्त दी गई होगी, ले आए, चलें, वो आपके सामने ले आए। उन्होंने 20 लाख का कहा, मैं 20 रुपए तक पे आ रहा हूँ, लाख से रुपए तक पे आ रहा हूँ। आप कहते हैं हमने किसी मुद्दई की फैमिली को डरा दिया, वो कोई दरख्वास्त दी होगी, वो ले आए, कोई वीडियो बनी होगी, ले आए, किसी को कोई कॉल गई होगी, वो कॉल का रिकॉर्ड ले आए, कोई मैसेज दिया होगा, वो मैसेज ले आए, हमने या मुद्दई ने किसी ने धमकाया हो। अच्छा, आप कहते हैं वकीलों को हम धमका रहे हैं, तो वकीलों का वो दरख्वास्त ला दें जो बार कौंसिल में उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ दी हो, या किसी मुद्दई के ख़िलाफ़ दी हो, या किसी वकील के ख़िलाफ़ दी हो। ऐसा भी कुछ नहीं। आप कहते हैं जजेस को हम धमका रहे हैं, ये पाकिस्तान है, कर रहे हैं। ये पाकिस्तान है, बनाना रिपब्लिक नहीं कि यहाँ जुडिशल अफसरान को कोई धमकी देकर चला जाएगा। SHO को वो खड़े खड़े पर्चा काट देते हैं, जो SHO है उसी थाने का, उसी थाने के अंदर उस पर पर्चा दर्ज हो जाता है, सिर्फ जज के साथ बदतमीजी करने पे। उनकी
जो कंटेम्प्ट करने पे मैं धमकियां दे रहा हूँ और जजेस मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, तो आप अदालतों से जाके पूछने चलें, इससे भी आगे चले जाते हैं। राव साहब टीम कितनी है आपकी? हर वो बार का मेंबर जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है मेरी टीम का हिस्सा है, मेरी टीम का लीडर है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आप लोगों का एक ग्रोह है या गैंग है, सॉरी गैंग में मतलब माजरत चाहता हूँ, वो अल्फाज जो चल रहे हैं इस वक्त मीडिया पे कि जो आप लोगों का एक ग्रुप है, ग्रुप कह दें कि वही ग्रुप है वो कराची ता खैबर तमाम केसों में मुद्दई हर जगह पे वकला अवेलेबल हैं, क्यों खैबर वाले को कराची जाना पड़ेगा? कराची में मुसलमान नहीं है, खैबर में मुसलमान नहीं है, वकील मुसलमान नहीं होता, हर जगह पे अवेलेबल है, हर जगह पे केस कर रहे हैं। पेशावर के केस पेशावर के दोस्तों ने किया, लाहौर के केस लाहौर के दोस्त कर रहे हैं, इस्लामाबाद का केस मैं तो पिंडी नहीं जा रहा, ठीक है, पिंडी के केसेस पिंडी के दोस्त कर रहे हैं। लेकिन क्या बात, अगर किसी दहशतगर्द का वकील बने तो कोई तकलीफ नहीं, ठीक है, अगर किसी मुल्क तोड़ने वाले का वकील बने तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काज पे आके कोई वकील बने तो तकलीफ। फिर आप फैटफ की भी धमकी दें, फिर आप ग्रे लिस्ट की भी धमकी दें, फिर आप 57 एनजीओ इकट्ठी हो जाएं। आखिरी सवाल, वो जो एक सीटीडी की रिपोर्ट है आपके खिलाफ, तो मैं अगर एक भी मुल्ज़म किसी एंकर ने, किसी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, किसी उसने अपना सोर्स इस्तेमाल करके कानून से हट के मारवाए कानून निकलवा दिया तो हम उन पे पर्चा करवाएंगे। एक बड़ी चीज चल रही है कि सीटीडी की रिपोर्ट आपके खिलाफ है या कोई स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट आपके खिलाफ है, जो आपकी ये ग्रुप गैंग जो भी ये पूरी कारस्तानी जो हो रही है। देखिए, हमने एक फैसला किया था कि हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, ठीक है, जाती इशू पे, लेकिन वो जाती इशू काज को नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है, तो हम बिल्कुल, हमारा ये फैसला हो चुका है। जिन जिन लोगों ने झूठी खबरें फैलाई, जिन जिन लोगों ने झूठी खबरें तैयार की, हम उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत ये जो FIA है रेलिवेंट लॉज के तहत उनके खिलाफ तमाम प्रोसीडिंग करवा रहे हैं। ठीक है, हमने उन दोस्तों को कह दिया अपने कि आप जारी करें, और तमाम बंदों के खिलाफ जो जिस जगह पे भी ये कार्रवाई करेगा, झूठ बोलेगा, हम उसके खिलाफ प्रोसीडिंग में जाएंगे। दूसरा, आपने क्या आपका सवाल था कि सीटीडी की रिपोर्ट, स्पेशल सीटीडी की रिपोर्ट, तो मुझे नहीं पता कि कौन सी रिपोर्ट है सीटीडी की। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के बारे में 3 वर्शन स्पेशल ब्रांच इख्तियार कर चुकी है। कुरान बोर्ड के अंदर वो कहते हैं ये एक मीडिया की फेक रिपोर्ट है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही बंदे और टीवी प्रोग्राम पे वही बंदे कहते हैं ये एक जस्ट सोर्स रिपोर्ट थी, मुख्तलिफ तरीके की रिपोर्टें झूठी और सच्ची आती रहती हैं, हमने रेलिवेंट इदारे में भेज दी। लाहौर हाई कोर्ट में भी उन्होंने यही जवाब जमा करवाया। रेलिवेंट उनके DIG ने ये स्टेटमेंट दी कि जी हमारे पास एक सोर्स की रिपोर्ट आई थी, वो हमने आगे ट्रैवल कर दी रेलिवेंट इदारे में। रेलिवेंट इदारा 3 हाई कोर्ट्स में कह चुका है कि हमने इसको थ्रेश आउट कर लिया, ये टोटल फेक और बोगस रिपोर्ट है, इसमें कोई एक चीज़ की भी एविडेंस अभी तक वो देने में कामयाब नहीं हुए। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है ना कि एविडेंस लाएं, पर्चा करवाएं हम पे। कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, मेरी हुक्मरानी या आपकी हुक्मरानी थोड़ी होनी चाहिए। कानून शिकन मैं होऊंगा, मुझ पे पर्चा होना चाहिए, कानून शिकन कोई और होगा, उस पे पर्चा होना चाहिए। ब्लास्फेमी के लिए ये नहीं देखा जा सकता कि गुस्ताख है, बड़ा प्यारा चेहरा है तो इसकी गुस्ताखी बर्दाश्त कर ली जाए, ये गुस्ताख है, ये गंदा चेहरा है, काला चेहरा है तो इसको अंदर कर दिया जाए। गुस्ताख का कोई मजहब नहीं, गुस्ताख का कोई पार्टी नहीं, गुस्ताख की कोई मसलक नहीं, गुस्ताख का कोई गिरोह नहीं, वो फकत गुस्ताख है। ना उसका चेहरा देखा जाएगा, ना उसका किरदार देखा जाएगा, ना उसका शोभा देखा जाएगा। जो ब्लास्फेमी करेगा उसको कानून पकड़ेगा, पकड़ना चाहिए। हम उस कानून की पूरी रखवाली करेंगे। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनने वाले कवानीन के चौकीदार भी हैं, पहरेदार भी हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के, ये आप कमीशन की बातें कर रहे हैं ना, ये जहाँ तक जाएगा ये हर चीज़ खुलती चली जाएगी। हम सिर्फ़ एक वजह से खामोश बैठे हैं कि मुल्क का अमन इस हसास और अहम तरीन टॉपिक के साथ मुंसलिक है, और मैं कभी ये इजाज़त नहीं दूंगा किसी शहरी को भी कि वो पाकिस्तान के अमन को ख़राब करे, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरी नस्ल का घर है, मैंने मरना भी यहीं है, मेरी नस्लों ने भी यहीं मरना है। मैं उनमें से, ना मेरे इख्तियारात में ऐसे हैं, ना हमारी परवरिश ऐसी है कि हम इस मुल्क को छोड़ने का
सोच सकते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने ये मुल्क बनवाए हैं, ये मुल्क बनाते हुए उन्होंने ज़ख़म खाए हैं, शहादतें ली हैं, इज़्ज़तें लुटवाई हैं। हम क्यों इस मुल्क को छोड़ेंगे? इस मुल्क को उतना ही राइट हासिल है जो अमेरिका को हासिल है, जो यूरोपीय यूनियन को हासिल है। अगर वो फैटम में डाल सकते हैं तो इंशाल्लाह वो टाइम आएगा कि हम उनको फैटम में डालेंगे। वो टाइम आएगा कि वो ग्रे लिस्ट की धमकियां देते हैं, एक टाइम आएगा जब हम ग्रे लिस्ट की धमकियां देंगे। लेकिन क्योंकि ये कानून पर अमल पैरा होने से होगा, तो इसलिए कानून पर अमल पैरा होने से रोका जा रहा है। पहले ये कहा जाता था कि लोग कानून हाथ में लेते हैं ब्लास्फेमी के लिए। आज जब कानून पर अमल हो रहा है तो आज फिर तंग किया जा रहा है कि कानून शिकनी की जाए, इनको कानून से पीछे धकेला जाए ताकि ये कानून हाथ में लें। हम कानून हाथ में लेने के कभी ना पहले हम हमायती थे, ना बाद में हमायती होंगे, ना आज हमायती हैं। कानून जब भी टूटेगा कानून के ज़रिए ही उसको कंट्रोल करेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब राव अब्दुल रहीम साहब। नाज़रीन किराम, आपने देखा आज के इस प्रोग्राम में बहुत सी बातें हुई। हमारा ये प्लेटफॉर्म उन तमाम लोगों के लिए हाजिर है जिन्होंने एलिगेशंस लगाए, जो ये समझते हैं, जो राव साहब की बातों से इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन बहरहाल एक बहुत मुस्बत चीज़ कि राव साहब ने आज ईमान मज़ारी साहिबा, जो कि बहन है हमारी कम्युनिटी की हैं, राव साहब ही की, उन्होंने फरमाया कि मुझे उनके बारे में ये अल्फाज नहीं कहने चाहिए थे और मैं शर्मिंदा हूँ। इसके अलावा एक्सटॉर्शन के इल्ज़ामात, दीगर एलिगेशंस, जो चीज़ें, हमारा प्लेटफॉर्म उन तमाम लोगों के लिए हाजिर है। मैंने ईमान मज़ारी साहिबा से भी रब्ता किया। आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे किसी के लिए भी कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहरेदारी कर रहा हूँ, तो मुझे जेब नहीं देता कि मैं किसी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करूँ। तो नाजरीन देखते रहिए विजन पॉइंट।